हेलो एवरीवन। सब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर वेल हाइड्रोलिक्स। ठीक है। वेल आपने कभी ना कभी देखा होगा या कभी ना कभी उसे पानी निकाला होगा या सब पिया होगा। सो वेल मतलब क्या है? वेल में जो पानी रहता है वो आपका अंडरग्राउंड वाटर रहता है। अंडरग्राउंड वाटर या सॉइल के अंदर वाटर रहता है। ठीक है। हमने रन ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस सपोज ये सॉइल है तो उसमें रन ऑफ होता है वो दो टाइप्स के होते थे। अगर सॉइल के ऊपर पानी बह रहा है तो उसको हम बोलते थे सरफेस रन ऑफ, और जो नीचे से बह रहा है उसको बोलेंगे सब सरफेस रन ऑफ। ठीक है, ये रन ऑफ। अगेन सब सरफेस रन ऑफ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। जो ऊपर से बहेगा, जो सॉइल के जस्ट थोड़ा सा नीचे बहेगा और तुरंत ज्वाइन कर लेगा स्ट्रीम को, उसको बोलते थे हम इंटरफ्लो। और जो जो ग्राउंड वाटर के साथ बहेगा उसको हम बोलते थे बेस फ्लो। तो हम ये कुछ ऐसा डिफाइन करते थे। तो सब ये वेल में भी कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया गया है। सपोज ये आपका ग्राउंड है, तो जो भी वाटर आपको सरफेस से नीचे मिल रहा है, सरफेस से नीचे मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे सब सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर। जैसे यहाँ सब सरफेस रन ऑफ था वैसे यहाँ सब सरफेस वाटर है। अब जैसे इंटरफ्लो बेस फ्लो है, ठीक है, तो उसी उसी तरीके से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे? पानी सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस, उसके नीचे सॉइल है। सॉइल में कुछ वॉइड्स होंगे। वॉइड्स मतलब आपका खाली जगह होगा सॉइल के बीच में। सपोज ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो बीच में खाली जगह होगा ना, उसको हम वॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, जियोटेक में इसको और अच्छे से देखेंगे। तो ये वॉइड्स हो सकते हैं या तो पूरा पानी से भरा हो, या तो पानी से भी भरा हो और एयर से भी भरा हो, मतलब पार्शली आपका पानी से हो। तो जो ऊपर रहता है ना यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे एरिएशन जोन। एरिएशन जोन मतलब इसमें वॉइड्स में पानी भी है और आपका एयर भी है। और नीचे है, क्योंकि पूरा पानी से आपका सैचुरेटेड है, तो ये आपका सैचुरेशन जोन, सैचुरेशन या सैचुरेटेड जोन। तो ये ध्यान रखना, जो बेस फ्लो होता है वो सैचुरेटेड जोन में होता है। इसी को हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल हो गया। ठीक है। और ये आपको जो इंटरफ्लो होता है वो एरिएशन जोन में होता है, जहाँ पर कुछ एयर भी रहते हैं, पानी के साथ एयर भी रहेगा वॉइड्स में। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब जो एक ग्राउंड वाटर टेबल है ना, ये हमेशा जो इसमें प्रेशर रहेगा वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। जो ग्राउंड वाटर टेबल में जो हमेशा प्रेशर रहेगा P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ध्यान देना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब जैसे एरिएशन जोन है, तो एरिएशन जोन में क्या पानी की कमी है, पानी की कमी है। अगर आपके बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, सपोज कोई विटामिन की कमी है, तो आपको क्या बोल सकते हैं? बीमार बोल सकते हैं। बीमार को हिंदी में क्या बोलेंगे? सिक। सी साइलेंट, सिक। लेकिन सी के साथ पार्शलिटी हो रही है ना, सी को साइलेंट रखा गया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो सिक है वो ऐसा ही सी बस लिखते हैं, हम के को इग्नोर करते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिल गया, हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। SIC। तो एरिएशन जोन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए। कैसे किए, इसको क्लियर कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल हो गया, ये आपका सैचुरेशन जोन हो गया, ये आपका एरिएशन जोन हो गया। अब इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। सिक, सबसे पहले क्या आ रहा है? आपका S आ रहा है, S। तो ये हो गया सॉइल वाटर जोन, S से हो गया सॉइल वाटर जोन। नेक्स्ट में क्या? I क्या हो गया आपका? इंटरमीडिएट जोन। ठीक है। फिर C से आ गया क्या? आपका कैपिलरी फ्रिंज। ठीक है। तो जो सरफेस से जस्ट नीचे जो पानी जहां पाया जाता है या जो जोन रहता है उसको बोलते हैं सॉइल वाटर जोन, S। जो कैपिलरी फ्रिंज और सॉइल वाटर जोन के बीच में है वो इंटरमीडिएट जोन, I। कैपिलरी फ्रिंज ये ग्राउंड वाटर लेवल है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, सॉरी।
ये आपका ग्राउंड वाटर लेवल है। तो इसके ऊपर जो कोई भी सॉइल है ना, वो क्या करेगा, पानी को ऊपर लेगा फोर्स से। हाँ, वो किस फोर्स से वो एफएम में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये कैपिलरी फोर्स से पानी को ऊपर लेगा, तो इसको हम बोलेंगे कैपिलरी फ्रिंज। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वैसे इससे क्वेश्चन कम आए हैं, इससे ज़्यादा अगर आया भी तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिक, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन, कैपिलरी जोन। हमने क्या किया, एरिएशन जोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम सैचुरेशन जोन है ना, उसको भी 3 पार्ट्स में, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एरिएशन जोन को 3 पार्ट्स में, सैचुरेशन जोन को 4 पार्ट्स में। उसको कैसे डिवाइड किए, सपोज उसको हम किए सैचुरेशन जोन, बेस्ड ऑन, जो डिवाइड करेंगे किस पे करेंगे, बेस्ड ऑन पोरोसिटी, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, पीपी, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। पोरोसिटी क्या बता रहा है कि उसका होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है। ठीक है, उसके पास पानी है कि नहीं है। अगर पोरोसिटी अच्छा होगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। परमेबिलिटी मतलब वो उसका ड्रेनेज अच्छा है कि नहीं, अच्छे से फ्लो हो रहा है कि नहीं। परमेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू ट्रांसमिट वाटर। जियोटेक में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो अगर अच्छे से ट्रांसमिट हो रहा है तो ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छा है इसका, तो ये होता है आपका ड्रेनेज प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी से हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका एक्वीफर, सेकेंड हो गया आपका एक्वीटार्ड, थर्ड हो गया आपका एक्वीक्लूड, फोर्थ हो गया आपका एक्वीफ्यूज। ठीक है, एक्वीफर, एक्वीटार्ड, देन एक्वीक्लूड, फ्यूज, यू वाला 3 और 4 में। ठीक है, तो आपका एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज। एक्वीफर क्या है, दोनों अच्छा है, जो दोनों प्रॉपर्टी ना दोनों ही अच्छा है। तो पोरस एंड परमिएबल, पोरस एंड परमिएबल। अब ये वाला क्या है, दोनों बेकार है। अगर ये दोनों अच्छा है तो उसको बैलेंस भी कुछ करेंगे ना, दोनों बेकार है। और कैसे याद कर सकते हैं, एक्वीफ्यूज। अब क्या, जब भी आपके यहाँ घर में लाइट फ्यूज हो जाता है, मतलब क्या हुआ, उसका कुछ काम का नहीं है। कुछ काम का नहीं है मतलब नाइदर पोरस नॉर परमिएबल, ये हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक पोरोसिटी अच्छा होगा, एक परमिएबल अच्छा होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ये तीनों है ना, ये तीनों पोरस है, तीनों पोरस है। मतलब तीनों के पास वाटर अच्छे कैपेसिटी में, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी उसका अच्छा है। तो तीनों को लिख देते हैं हम पोरस, पोरस। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्वीक्लूड, क्लूड, क्लू या ग्लू, ऐसा टाइप का आ रहा है ना, हम ग्लू। ग्लू क्या करता है, होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है पानी को। ठीक है, होल्ड करके रखता है मतलब अच्छे से बहने नहीं देता। तो ये हो जाएगा आपका इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। ठीक है बच्चा, एक्वीटार्ड ये हो गया, ये परमिएबल है इम्परमिएबल, दोनों के बीच क्या हुआ, ये हो गया सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। ठीक है, ये हुआ। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, जो उसके पास पानी अच्छा भी है और इजिली बहने भी दे रहा है। तो ये हो गया आपका सैंडी सॉइल। फिर नेक्स्ट आपका एक्वीटार्ड, पानी अच्छा तो है लेकिन कम कम बहने दे रहा है ना, अच्छे से बहने नहीं दे रहा, कम कम बहने दे रहा है। या इसको देखते हैं पोरस और इम्परमिएबल, ये क्या बिल्कुल ही बहने नहीं दे रहा है, पानी तो है उसके पास लेकिन बहने नहीं दे रहा। तो ये हो गया क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल। ठीक है, आप देखेंगे क्ले सॉइल में जब भी आप पानी डालेंगे, पानी होल्ड करके रखेगा, ज़्यादा देर तक गीला रहता है। ज़्यादा देर तक गीला क्यों रहता है, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छा नहीं रहता, पानी अच्छे से बहता नहीं है। ठीक है, परमिएबल हो गया सैंडी सॉइल, ये अच्छे से बहने दे रहा है। इम्परमिएबल हो गया क्ले सॉइल, वो अच्छे से बहने नहीं दे रहा है। तो बीच का हो गया सेमी परमिएबल, ये दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। ठीक है, ये हुआ। फिर लास्ट, पानी भी नहीं है और बहने भी नहीं दे रहा है, तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका रॉक। ठीक है, तो ये कुछ हुआ आपका। इसी को देखते हैं हम वेल हाइड्रोलिक्स। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हम, जोन ऑफ एरिएशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। जो जोन ऑफ सैचुरेशन है ना, उसको ग्राउंड वाटर जोन भी बोलते हैं।
ग्राउंड वाटर जोन। और जो एरिएशन जोन है उसको हम वेडोज जोन या फिर आपका अनसैचुरेटेड जोन, अनसैचुरेटेड जोन। अब पानी इसके नीचे है ना, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल हो गया, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है। उसके ऊपर क्या है, कुछ कुछ वॉइड्स में आपका पानी तो रहेगा ही, है ना, आपका एयर भी रहेगा, कुछ कमी रहेगी तो सिक, है ना, के को हटा दिए हम, सिक। एस से सॉइल वाटर जोन, आई से इंटरमीडिएट जोन, सी से कैपिलरी फ्रिंज, नीचे सैचुरेटेड जोन। तो यहाँ पर ये लिखा गया वाटर इन सॉइल मैटर इज कॉल्ड सबसरफेस वाटर, ये पूरा सबसरफेस वाटर है। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सैचुरेशन जोन, एरिएशन जोन। अब एरिएशन को तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, अब जो सैचुरेटेड है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्टोरेज एंड ड्रेनेज। पोरोसिटी आपका हो गया स्टोरेज के लिए, परमेबिलिटी हो गया आपका ड्रेनेज के लिए, इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट है एक्विफर, फर के पास दोनों अच्छा है, पोरस, परमेबल, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया आपका सैंडी सॉइल। जो एक्विफ्यूज है, ठीक है, घर में जैसे लाइट फ्यूज जाता है, कोई काम का नहीं, तो नाइदर पोरस नॉर परमेबल, ठीक है। आपका एग्जांपल हो गया आपका रॉक, सैंडी सॉइल, रॉक। अब बीच के ये दो है, ये भी दोनों परमेबल होंगे, ये दोनों भी पोरस होंगे एक्विफर जैसे, तो पोरस तो है। अब क्लूड से आपका ग्लू, तो ग्लू मतलब होल्ड करके रख रहा है, मतलब रेंज प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, तो ये हो गया आपका इम्परमेबल। एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लूड से ग्लू भी आ रहा है, क्ले भी आ रहा है, तो क्ले। अब एक्विटार्ड, ये आपका परमेबल है, ये इम्परमेबल है, तो ये हो गया आपका सेमी परमेबल बीच का। और ये जब परमेबल था तो एग्जांपल था सैंडी, और इम्परमेबल था तो क्ले, तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अब हम एक्विफर की बात करेंगे। जो 4 में डिवाइड किया ना, उसमें इंपॉर्टेंट है आपका एक्विफर, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन अनकन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर, सेमी कन्फाइंड एक्विफर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगेन आप पहले इतना कन्फ्यूजन हो रहा है, इतने पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आप ये दोनों याद रख लो, इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा आती हैं, ठीक है, याद रखना। इसमें भी इसके ज़्यादा आएंगे, ये दोनों को आएंगे, और इसमें एक एडिशनल एक और न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अनकन्फाइंड एक्विफर, तो ये देखते हैं हम, अनकन्फाइंड एक्विफर की बात कर रहे हैं, मतलब पोरस भी होगा, परमेबल भी होगा, ठीक है। अगर हम ज़मीन में देखें, ज़मीन के बहुत नीचे, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे नीचे रॉक मिलेगा, तो रॉक क्या होता है आपका, इम्परमेबल, यहाँ से पानी ना आ सकता है, ना जा सकता है, ना होल्ड कर सकता है। सपोज उसके ऊपर सॉइल है, यहाँ पर कुछ सॉइल है, उसके ऊपर फिर आपका इम्परमेबल मेम्ब्रेन आ गया, तो मतलब ये इम्परमेबल हो गया, ये आपका इम्परमेबल है, ठीक है, IM से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका इम्परमेबल है, ये आपका परमेबल है, मतलब पानी इजीली बह सकता है, ठीक है। तो ऐसा सॉइल जो 2 इम्परमेबल लेयर के बीच में हो, उसको हम बोलेंगे कन्फाइंड एक्विफर। कन्फाइंड, 2 के बीच में कन्फाइंड है, तो कन्फाइंड एक्विफर, ठीक है। अब इसके ऊपर फिल सॉइल है, ठीक है, सॉइल। अब उसके ऊपर क्या है हमारा, ग्राउंड वाटर टेबल का प्रॉपर्टी क्या है, जो सरफेस है उस पर प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर टेबल। तो ऐसा सॉइल जिसके नीचे तो इम्परमेबल हो, ऊपर आपका कोई कन्फाइंड ना हो, तो ये आपका हो गया अनकन्फाइंड एक्विफर, ये इजीली फ्लो हो सकता है पानी, ठीक है। तो ये ऊपर आपका ग्राउंड सरफेस हो गया सपोज, ठीक है, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल, उसके नीचे कन्फाइंड, तो ये आपका कन्फाइंड एक्विफर, और ये आपका दोनों परमेबल के बीच में है, तो ये आपका कन्फाइंड एक्विफर हो गया। अब जो कन्फाइंड एक्विफर है ना, उसमें जो पानी फ्लो करता है वो अंडर प्रेशर फ्लो करता है, उसको प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉइल फ्लोज अंडर प्रेशर, यहाँ पर जो सॉइल फ्लो करता है वो ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। और जो यहाँ वाटर फ्लो करता है अनकन्फाइंड में, ये तो फ्री है, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी, नॉर्मली जो पानी वो किससे बहेगा, ग्रेविटी से बहेगा, मतलब अनकन्फाइंड हो गया क्या, नॉर्मल हो गया, कन्फाइंड क्या हो गया, ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, ये हुआ। इसको हम ग्राउंड वाटर टेबल एक्विफर भी बोलेंगे, वाटर टेबल एक्विफर,
ठीक है। और एक और रहता है सेमी कन्फाइंड एक्वीफर, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार ऐसे ही हम देख लेंगे। अनकन्फाइंड एक्वीफर हो गया, उसको वाटर टेबल एक्वीफर भी बोलेंगे। फिर वाटर फ्लोज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण फ्लो होगा। प्रेशर एट सरफेस, ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर लेवल, तो उसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एट सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कन्फाइंड एक्वीफर को हम ऑल्सो आर्टिफिशियल एक्वीफर भी बोलेंगे। फिर उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण नहीं हो रहा है, ग्रेविटी के कारण नहीं हो रहा है तो क्या, प्रेशर से फ्लो करे होगा। और प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है। एक होता है सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। अभी तक हम बात किए अगर दोनों इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, तो आपका हो गया कन्फाइंड। अगर नीचे इम्परमेबल है, ऊपर आपका कोई कन्फाइंड नहीं है, आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, तो ये आपका हो गया अनकन्फाइंड। अगर ऊपर आपका सेमी परमेबल है, सेमी परमेबल, और नीचे क्या है, या तो सेमी है या इम्परमेबल है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन स्टिल कभी भी अगर 1 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया गया, क्योंकि अभी अभी के पैटर्न में कभी कभी 1-2 मार्क्स ऐसे आ जाते हैं, तो थोड़ा याद रखोगे तो भी ठीक है, चलेगा, स्किप भी कर सकते हो नहीं तो। फिर आपका पर्स्ड वाटर टेबल, ठीक है, पर्स्ड वाटर टेबल, ये क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाता नहीं, लेकिन क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है इसलिए मेरे को पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब जब पूछ लिया गया है तो अब तो मेरे को पढ़ाना ही है। ठीक है। तो सपोज आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर है, अनकन्फाइंड एक्वीफर है मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपका इम्परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इम्परमेबल, यहाँ पर आपका वाटर लेवल है। सपोज इनिशियल वाटर लेवल यहाँ था, अब वो गिर के इधर आ गया, यहाँ पर आपका टेम्परेरी रॉक है, सॉइल के बीच में कभी भी रॉक रह सकता है ना, तो पानी नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन पानी यहाँ जमा हो जाएगा ना, कुछ अमाउंट पानी यहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर लेवल यहाँ से आ गया, अब क्या हुआ, वाटर लेवल उधर आया तो आपका यहाँ से पानी हट गया, यहाँ से पानी हट गया आपका। ठीक है, तो अब हम पानी निकालेंगे, ऊपर से वेल ड्रिल करेंगे। अगर वेल यहाँ गलती से यहाँ ड्रिल कर दिए तो क्या है, उसको इतना ही अमाउंट ऑफ पानी निकलेगा, फिर पानी खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या लगेगा, यहाँ पर हम रॉक बॉटम में पहुँच गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लोकलाइज्ड वाटर टेबल होता है, लोकलाइज्ड वाटर टेबल, लोकलाइज्ड वाटर टेबल, पर्स्ड एक्वीफर, लोकलाइज्ड वाटर टेबल। इन कौन से एक्वीफर में पाया जाएगा, कन्फाइंड, अनकन्फाइंड, ये अनकन्फाइंड में पाया जाता है। इन क्योंकि जब भी वाटर लेवल गिरेगा वो ऑब्वियसली कन्फाइंड में गिरेगा, सॉरी अनकन्फाइंड में गिरेगा। कन्फाइंड में तो दोनों के बीच में जमा रहता है ना, तो फ्लो होता है, अंडर प्रेशर होता है, ये कभी भी पानी नीचे नहीं जाएगा। नीचे पानी जैसे ही हुआ प्रेशर रिलीज हो गया तो अंडर प्रेशर रहा ही नहीं, तो ये कन्फाइंड का कैटेगरी में ही नहीं आएगा। ठीक है, कन्फाइंड की कैटेगरी, अगर ये पानी गिरा तो प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर तभी मेंटेन रहेगा जब ये पूरा पैक रहेगा। ठीक है, आपका वाटर लेवल गिरा, प्रेशर रिलीज हो गया तो कन्फाइंड के कैटेगरी से हट गया। तो इसलिए पानी हमेशा किस केस में गिरेगा, जब भी क्वेश्चन में आएगा कि वाटर का लेवल गिर गया है तो वो अनकन्फाइंड का होगा। तो वाटर लोकलाइज, अब वापस पर्स्ड वाटर टेबल में आता है, लोकलाइज वाटर टेबल इन अनकन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, अनकन्फाइंड एक्वीफर, और ये कहाँ लाई करता है, लाई अबव, अबव मेन वाटर टेबल, लाई अबव मेन वाटर टेबल, इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, यह आ गया आपका, हो गया पर्स्ड वाटर टेबल। ठीक है, इसको देखते हैं, सेमी कन्फाइंड हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और आपका या तो इम्परमेबल हो या सेमी परमेबल हो। पर्स्ड वाटर टेबल आपका लोकलाइज्ड वाटर टेबल इन अनकन्फाइंड एक्वीफर, लाई अबव मेन वाटर टेबल। ठीक है, ये हो गया। अब एक्वीफर प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका परमेबिलिटी, लेकिन आप जियोटेक में भी पढ़ेंगे, ये आपका परमेबिलिटी नहीं है, ये आपका, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी आपका के दिया हो, या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया हो, या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया हो, तो वो आपका के दिया है। के का यूनिट होता है आपका मीटर, सॉरी लेन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो डार्सीज लॉ में यूज आता है v इज इक्वल टू के आई, वी एक्चुअली वी प्रोपोर्शनल टू आई रहता है, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होता है, v इज इक्वल टू के आई। ठीक है, तो आई तो आपका डायमेंशन लेस है, आई क्या होता है आपका डेल एच बाय डेल एल, दोनों का एल में रहता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये आपका। तो
के का यूनिट किसके जैसा होगा, वी के जैसे। वी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कभी कभी लोग इसको परमेबिलिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परमेबिलिटी क्या होता है आपका, परमेबिलिटी आपको के नॉट से रहता है, ठीक है। या तो उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, परमेबिलिटी, या इसको बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, ठीक है। दोनों में से एक चीज बोलते हैं, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। अच्छा, दोनों में रिलेशन क्या है, के इज इक्वल टू के नॉट गामा बाय म्यू, ठीक है, गामा डब्ल्यू बाय म्यू, वेयर गामा डब्ल्यू बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, म्यू आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो है डायनेमिक विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, ये क्या है, ये आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी है, फ्लूइड प्रॉपर्टी या वाटर की प्रॉपर्टी। और ये जो है ये आपका मीडियम प्रॉपर्टी है, मीडियम मतलब सैंड जहाँ से बह रहा है ना वहाँ का, तो ये आपका मीडियम प्रॉपर्टी हो गया या सॉइल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। के नॉट को हम और लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है सी डी टेन स्क्वायर, इसको आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ई क्यूब वन प्लस ई, ठीक है, के नॉट सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब वन प्लस ई। तो सी तो आपका कांस्टेंट हो गया, ई आपका वॉइड रेशियो हो गया, डी टेन स्क्वायर मीन पार्टिकल डायमीटर, ठीक है। तो डी टेन ये अच्छे से जियोटेक में पढ़ेंगे, तो यूनिट के लिए बता रहा हूँ, तो इसका यूनिट हो गया डी के इक्वल, डाया इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ, तो ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इंट्रिंसिक परमेबिलिटी हो गया, ठीक है। इतना डीप में बात पढ़ना, आप सिर्फ ये पढ़ लोगे तो भी चलेगा। ये कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ये आपके इस पे, ऑल्दो इसमें शायद इसमें ना पूछा हो गया हो तो जियोटेक में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना परमेबिलिटी, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी क्या रहता है, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ये क्या रहता है। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपका के रहा एल टी माइनस वन, परमेबिलिटी या इंट्रिंसिक परमेबिलिटी आपका के नॉट रहा एल स्क्वायर, के इज इक्वल टू के नॉट गामा डब्ल्यू बाई म्यू, वेयर के नॉट को क्या लिख सकते हैं, सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब बाई वन प्लस ई। ये आपका डी टेन ये किसका, सॉइल के बारे में बता रहा है, वॉइड रेशियो किसका था, सॉइल के बारे में, तो ये सब किसका प्रॉपर्टीज हुआ, ये सॉइल प्रॉपर्टी हो गया। वेयर गामा डब्ल्यू बाई म्यू, ये आपका गामा डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के बारे में बोल रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी ये भी वाटर के बारे में बोल रहा है, तो ये आपका हो गया वाटर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी तो आपको पता है, म्यू इज इक्वल टू वी वी बाई वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। जितना ज़्यादा पोरोसिटी होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, मतलब उतना ज़्यादा आपका वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी। ज़रूरी नहीं कि पूरा, अगर आपके पास 10 मीटर, अगर इसको हम बोलें 10 मीटर क्यूब का आपके पास जगह खाली है, तो ज़रूरी नहीं ना पूरे में पानी भर जाए, हो सकता है 5 भरे 6 भरे। लेकिन अगर कंपेयर करने बोले 10 और 20 में, तो मैं तो ये बोलूँगा ना 20 में कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ऐसी पोरोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी वाटर की एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक यील्ड। तो इसको ऐसे समझते हैं, सपोज एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है, तो ये इम्परमेबल हो गया, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, ऊपर ग्राउंड वाटर टेबल हो गया। तो अब ये पानी ये नीचे आया, तो ये जोन में पूरा पानी चले जाएगा क्या, नहीं, ये पूरा पानी चले नहीं जाएगा। उसमें क्या है, जो सॉइल्स रहेंगे ना, कुछ पानी अपने चारों तरफ, जैसे ये सॉइल है तो कुछ पानी अपनी तरफ अराउंड रख लेंगे। वो क्यों रखेंगे, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और सरफेस टेंशन, वो दो चीज़ के कारण कुछ पानी अपनी तरफ रख लेंगे। तो स्पेसिफिक यील्ड को क्या बोलेंगे कि अगर 3 मीटर का पानी नीचे हुआ तो कितना वॉल्यूम आपका पानी कम हुआ, कितना वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है। पूरा का पूरा 3 मीटर वाला वॉल्यूम कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर। अगर 3 मीटर का वाटर लेवल कम किए या 3 मीटर का पानी पंप किए, ऊपर पंप किए, तो ज़रूरी नहीं है 3 मीटर का पानी पूरा चले गया। सपोज एरिया है आपका 1, तो ज़रूरी नहीं 3 इंटू 1 पूरा 3 मीटर क्यूब का पानी ऊपर चले गया। आपका 3 हाइट है तो कुछ अमाउंट वहाँ पर रहेगा, तो उससे कुछ कम अमाउंट पानी ऊपर जाएगा अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक यील्ड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर। इसमें वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर कितना ये निकालेंगे, ये पूरे का, तो पूरा वाटर तो जाएगा नहीं, कुछ पानी सॉइल भी है, ठीक है। तो जितना पानी जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर, तो ये आपका स्पेसिफिक यील्ड हो गया। अब कभी पानी पंप किए तो हम ये, अब वॉल्यूम ऑफ पानी निकालना कितना पंप हुआ, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल। पहले तो हम देखेंगे कि हाइट कितना चेंज हुआ है, इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दी तो हमें ये पूरा टोटल वॉल्यूम मिल गया,
लेकिन पूरा टोटल वॉल्यूम तो पानी नहीं जाएगा ना, कुछ आपका सॉइल भी है और कुछ आपका क्या है, पानी भी है, ठीक है। तो आपका वाटर कितना पंप होगा ये आप इंटू एस वाई से करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर, तो इसमें हम एस वाई में वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर इंटू कर दिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू कर दिए, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड मिल गया। तो यहीं पर ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इंटू एरिया इंटू स्पेसिफिक यील्ड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल आपका फॉर्मूला है लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपका इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। स्पेसिफिक यील्ड हो गया वॉल्यूम ऑफ, सपोज यहाँ पर इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इसको, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पूरा पानी है, ठीक है, सॉइल लेयर, तो मैं पानी पंप करूँगा सपोज यहाँ के लेवल तक, तो ये पूरा अमाउंट जाएगा क्या, नहीं पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, जो यहाँ पर सॉइल्स है ना वो कुछ अमाउंट पानी यहीं पर रहेगा, तो दो पार्ट से पानी डिवाइड हुआ, सपोज ये ए हुआ और जितना पानी अभी भी रुका हुआ है ये क्या रुका हो गया, ये अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ये पंप हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर रुका हुआ है, तो ए पानी अमाउंट पंप हुआ, बी आपका पंप नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक यील्ड को वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड कितना है, एक्चुअली तो ए है ना, इतना अमाउंट ऑफ पानी हम एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, और ये टोटल वॉल्यूम हो गया। ध्यान रखना ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, इज नॉट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होगा, टोटल वाटर के इक्वल होगा, ठीक है, टोटल वाटर के इक्वल होगा। अगर सैचुरेटेड केस में बात करें और हवा नहीं है तो, एयर नहीं है तो टोटल वाटर, लेकिन फिर एक्स्ट्रा क्या हुआ, इसमें सॉइल भी तो है ना, लेकिन ठीक है, टोटल वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड इज इक्वल टू एस वाई इंटू टोटल वॉल्यूम कर सकता हूं मैं, एस वाई इंटू टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, इंटू एरिया इंटू हाइट, अब हाइट कितना है, जितना चेंज होगा वही है ना, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल, तो यही फॉर्मूला आपको लिखा गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू एस वाई इंटू ए इंटू ग्राउंड वाटर टेबल, चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक सेकेंड मिटाते हैं हम, यहीं पर हमको दूसरा चीज़, एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये तो हो गया हमारा स्पेसिफिक यील्ड। एक होता है हमारा स्पेसिफिक रिटेंशन, और स्पेसिफिक रिटेंशन क्या, रिटेंशन आईपीएल में देखते हैं, इसको इस प्लेयर को रिटेन किए, रिटेन मतलब उस प्लेयर को हम रखे, वापस अपने टीम में रखे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेयर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इसमें वाटर होगा, तो अब क्या होगा, पानी कितना रिटेन हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ पानी जैसे पंप की, तो यहाँ पर बचा हुआ ना, भी अमाउंट ऑफ पानी बचा हुआ है, तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन एक्वीफर, या वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड, हम उसको छोड़े नहीं, जाने दिए, ठीक है, बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर तो ए है, ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अगेन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल वाटर, तो हम क्या करें, एस वाई प्लस एस आर किए, दोनों को ऐड किए, तो नीचे तो आपका कॉमन है टोटल वाटर, टोटल वॉल्यूम, ऊपर क्या ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी क्या है हमारा, ये तो टोटल वाटर है, टोटल वाटर लेकिन किसके जगह है, हम इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोल सकते हैं। अगर सब हम अनकन्फाइंड एक्वीफर की बात करें, अनकन्फाइंड एक्वीफर में यहाँ पर पूरा पानी ही भरा है ना, एयर तो था नहीं, वो तो वाटर लेवल नीचे हुआ, एयर तो था नहीं, एयर तो बाद में आया, पहले तो आपका पूरा पानी भरा था, तो आधा पानी ऊपर गया, आधा पानी यहीं है, लेकिन दोनों पानी यही रहता तो क्या रहता, पूरा ये वाला आपका वाटर रहता, टोटल वाटर, लेकिन वो वाटर किसके जगह में है, वो तो वॉइड्स के जगह में है ना, एयर बिल्कुल नहीं है, तो ये टोटल वॉइड्स के जगह में है, तो एस वाई बाय एस वाई प्लस एस आर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। ये क्या रहता है, ये आपका रहता है पोरोसिटी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, एक तो आपका फॉर्मूला ये हुआ,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय टोटल वॉल्यूम। एक का आपका ये रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन बाय टोटल वॉल्यूम। एक आपका रहा पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस एक फॉर्मूला और था आपका, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला ग्राउंड वाटर, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इनटू एरिया इनटू स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है, ये हुआ। अब स्पेसिफिक रिटेंशन जैसे आपको बताया गया, फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन एक्विफर, किसके कारण, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और सरफेस टेंशन के कारण। फॉर्मूला क्या हुआ, पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, ये आपको अभी बहुत समझाया गया। फिर आपका ये है, अच्छा ये दोनों जो है ना, ये सिर्फ अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए डिफाइन किया जाता है, ये कभी कन्फाइंड एक्विफर के लिए डिफाइन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि कन्फाइंड एक्विफर में वाटर का लेवल कभी कम होता ही नहीं है। इस दोनों केस में वाटर का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको कन्फाइंड के केस में डिफाइन नहीं करते। अब जो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, स्पेसिफिक स्टोरेज एंड स्पेसिफिक कोफिशिएंट, ये आप सिर्फ कन्फाइंड एक्विफर में ही डिफाइन किया जाता है, अनकन्फाइंड में नहीं करते इसको, ठीक है। अगेन ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं स्किप भी कर देता, ठीक है। इसमें भी ये वाला नहीं पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है, तो बाई चांस कभी ये पूछ दिया तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हमें तो गेट में जितना पूछा गया है सिर्फ उतना नहीं पढ़ना है, उससे 5-10% एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको स्किप करना है तो कर सकते हो, लेकिन एक बार देख लेना अगर आप याद कर सकते हो। स्पेसिफिक स्टोरेज 2 बार ऐसा आया, तो यहाँ पर 2 बार ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक है ना, तो स्पेसिफिक हाइट भी लिखेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बोला गया है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप डेल एच भी ऐड कर देना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर वाटर लेवल कुछ हाइट से बढ़ा तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ेगा वॉल्यूम, या कुछ अमाउंट से वाटर लेवल गिरा तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा, तो ये होगा आपका स्पेसिफिक स्टोरेज। वी के यूनिट्स, वॉल्यूम के यूनिट से वॉल्यूम कट जाएगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, एच का इन्वर्स, तो एल इन्वर्स। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज कोफिशिएंट। स्टोरेज कोफिशिएंट आपको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एस इज इक्वल टू डेल वी बाय वी, ठीक है। तो इसके जगह हम कैपिटल एस बाय डेल एच भी कर सकते थे। इसको हम स्टोरेटिविटी से भी बोलते हैं, स्टोरेटिविटी। तो ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। अब उसका दूसरा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आपका गामा ब्रैकेट एन बीटा प्लस अल्फा इंटू बी। अब इसको कैसे याद करोगे, ऑल दो इसको याद नहीं करना है, मैं सजेस्ट करूँगा याद मत करना, आप पहले तो लिख दो। अगर स्टिल आपको ऐसा लग रहा है तो मैं थोड़ा देख लो, थोड़ा बहुत आपको फोकस है कि क्या क्या टर्म्स उसमें इन्वॉल्व है, हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है हमें वो याद रखना है। तो आप तो अल्फ़ा बीटा, एक सेकेंड इसको हटाओ, पहले एस इज इक्वल टू लिख देना, आप अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, आप अल्फ़ा बीटा गामा आँख बूंद करके ऐसा लिख देना उल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब इसको प्लस ऐड करना और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देना, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस इंटू गामा, और यहाँ पर एक पोरोसिटी इंटू कर देना, ठीक है। पोरोसिटी इंटू किए, पोरोसिटी यहाँ इंटू किए तो यहाँ पर हम बी इंटू कर दिए, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है वो याद करना है। बी आपका क्या हो गया, थिकनेस ऑफ एक्विफर, अल्फ़ा आपका कांस्टेंट है, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, ये हम एफएम में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो गया आपका पोरोसिटी, ठीक है, एस वाई प्लस एस आर। ये हो गया आपका बल्क वेट, तो ये सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया है कि स्टोरेबिलिटी किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली फॉर्मूला ना ही पूछा है ना ही पूछा जाएगा, ये इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो मैं ऐसा बोल रहा हूँ नहीं आएगा, इसका ये मतलब नहीं आएगा ही नहीं, लेकिन चांसेस ज़्यादातर 90% ये है कि मेरे एक्सपीरियंस से कि ये इस पर न्यूमेरिकल नहीं आने चाहिए। आज तक तो ऐसे आया ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये वो भी आ गया कि किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर है ड्यूपिट अजम्पशंस इन अनकन्फाइंड एक्विफर। अच्छा, जो ये दोनों टॉपिक थे ना, स्टोरेज कोफिशिएंट हो गया या स्पेसिफिक स्टोरेज हो गया या ड्यूपिट अजम्पशन इन अनकन्फाइंड एक्विफर हो गया, ये मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन क्योंकि पिछले रिसेंटली गेट में एक एक क्वेश्चन आ गए इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि
वैसे तो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आ चुका है तो हम वो वापस, अब वो एक बार आ चुका है तो फिर हम ना पढ़ के उसको ऐसा गलती नहीं करेंगे। हमें तो 5-10% एक्स्ट्रा ही पढ़ना है। सिर्फ क्या पूछा गया था, ड्यूपिट्स अजम्पशन किस में एप्लीकेबल है, तो ड्यूपिट्स अजम्पशन एप्लीकेबल है अनकन्फाइंड एक्वीफर में। लेकिन ये नहीं पूछा गया कि ड्यूपिट्स अजम्पशन क्या था, तो हम एक एक बार देख लेते हैं क्या था। सो ड्यूपिट अजम्पशन इन अनकन्फाइंड एक्वीफर, सिर्फ अनकन्फाइंड एक्वीफर के केस में। तो कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस इज़ वेरी स्मॉल। अब अनकन्फाइंड एक्वीफर लें तो वाटर सरफेस फ्री रहता है, ग्राउंड वाटर टेबल रहता है, थोड़ा कर्व रहता है, ठीक है। कर्वेचर किसके इक्वल रहता है, 1/r के इक्वल। अब बोला कर्वेचर आपका स्मॉल है, तो 1/r स्मॉल है, ये आपका 1 बाई रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, लार्ज रेडियस हो जाएगा, तो ये आपका लार्ज रेडियस। लार्ज स्लो आर स्लो होता तो एक सर्कल ऐसा कुछ बहुत ही जल्दी चेंज होता था, ठीक है। तो आर लार्ज है, आर लार्ज है तो क्या हो गया, कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस। ये थोड़ा हम देखेंगे, अगर सिर्फ इस पोर्शन को हम नोटिस करें तो ये हमको स्टेट दिख सकता है, सिर्फ इस पोर्शन को तो ये स्टेट दिख सकता है। तो उसको जब डराइव करने के बारी आती है ना तो हम इजीली डराइव कर सकते हैं। दूसरा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज इक्वल टू फ्री सरफेस स्लोप, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर फोकस मत करना, ये पूछा नहीं गया कभी। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर मूवमेंट इज गवर्न्ड बाय डार्सीज इक्वेशन। जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मतलब आपका कौन सा जोन हो गया, सेचुरेशन जोन। उसमें जो डिस्चार्ज रहता है या फ्लो होता है कैसे होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका AV होता है। लेकिन डार्सीज इक्वेशन क्या बोलता है, या डार्सीज लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू KI, V इज इक्वल टू KI बोलता है ना, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू KA या KIA। फिर से लिख Q इज इक्वल टू KIA, ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये V, ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका एपरेंट वेलोसिटी है। एपरेंट वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, सपोज ये आपका सॉइल है, अब ये पानी, ठीक है ये मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। सपोज ये पानी इधर से बह रहा है, ठीक है। तो पानी बहेगा तो हम वेलोसिटी कैसे ही निकालते, Q बाई ए, Q बाई ए, ये सॉइल का कॉलम है। सॉइल का एक रेक्टेंगल हम कंसीडर किए हैं, तो एरिया क्या ले रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल ले रहा है। लेकिन ये वाटर जो पूरे रेक्टेंगल से बह रहा है क्या, नहीं, पूरे रेक्टेंगल से नहीं बह रहा है। क्यों, क्योंकि बीच में सॉइल भी है। वाटर कहाँ से बह रहा है, जहाँ से पोर्स है ना वहाँ से बह रहा है, तो इसलिए वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं देता। पोर्स है मतलब एरिया, और कम एरिया में बह रहा है, और कम एरिया में बह रहा है, एक्चुअल एरिया कम हो गया ना, इसमें सॉइल भी है और पोर्स भी है, तो सिर्फ पोर्स के एरिया से बह रहा है। कम एरिया से बह रहा है तो आपका ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो ये क्या हो गया, बढ़ जाएगा। मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी रहता है ना वो आपका ज़्यादा रहता है एपरेंट वेलोसिटी। लेकिन एक्चुअल वेलोसिटी कितना रहता है, तो एक्चुअल वेलोसिटी रहता है आपका V/N, ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो हो गया एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू V/μ, ये हो गया आपका पोरोसिटी, ठीक है। एपरेंट फ्लो वेलोसिटी V इज इक्वल टू एपरेंट फ्लो वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी लिख के मत आ जाना। वैसे तो गेट में ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन आप कहीं परमेबिलिटी आएगा तो के मत समझ जाना, परमेबिलिटी मतलब आपका रहता है K नॉट। I इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहा। और ए हम जब भी एरिया कंसिडर करते हैं परपेंडिकुलर टू फ्लो, जहाँ से फ्लो हो रहा है, सपोज यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर है वो कंसिडर करेंगे। सपोज ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये एरिया कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर टू फ्लो। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके दो चीज़ों से पूछे जाते हैं, एक तो चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज वो बताया, उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। और दूसरा जो है ना वो आपका यील्ड आपका पूछा जाता है अनकन्फाइंड एक्वीफर में, और दूसरा आपका कन्फाइंड एक्वीफर में। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझते हैं। सपोज आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर है, अनकन्फाइंड ये इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अच्छे से बनाता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा फिगर बनेगा। ये आपका इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपका सॉइल है। कन्फाइंड एक्वीफर है तो आपका ग्राउंड वाटर टेबल भी होगा, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। यहाँ पर आपका सॉइल है और यहाँ आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया। अब हम वेल देखेंगे, वेल क्या होता है, इससे पानी निकालता है, इससे पानी निकालेगा वेल से। तो यहाँ पर एक हम सिलेंड्रिकल होल किए हैं, ठीक है। पानी यहाँ से बह रहा है, पानी बह रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर एक डिप्रेशन टाइप का बनेगा, ठीक है।
वाटर लेवल यहाँ से पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर खाली होते जाएगा ना, तो ये आपका ऐसा बनेगा। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कोन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, कोन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और जहाँ पर आपका ये वापस अपना ओरिजिनल वाटर टेबल से मीट कर रहा है, ये आपका रहेगा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो आर रहेगा, कैपिटल आर बोल रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ वेल से करेंगे, तो ये रहेगा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कितने दूर तक, कितने रेडियस तक आपका कोन ऑफ डिप्रेशन बना है, ठीक है। अब हमको जब डिस्चार्ज निकालना है ना, तो हम दो ऑब्जर्वेशन वेल डक करते हैं, ऑब्जर्वेशन वेल, ठीक है। एक ये हुआ, एक आपका ये हुआ, तो ये आपका सेंटर ऑफ वेल से ले रहा हूँ, ये आपका R1 डिस्टेंस पे हुआ, ये आपका दूसरा R2 डिस्टेंस पे हुआ, जो पास वाला है वो हमेशा R1। तो इस पे कुछ ओरिजिनल लेवल ये था, लेकिन अभी लेवल क्या हुआ है, अभी का ये वाला लेवल हो गया, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉ डाउन होगा, पानी की कमी होगी, तो ये आपका रहेगा S1, ये रहा आपका S1 और ये रहा आपका S2, ठीक है। और ये जो नीचे तक गया है ये आपका हो जाएगा H1 और ये हो गया आपका H2, ठीक है। नोट्स में मैंने कैपिटल H1 कैपिटल S2 कर दिया, उसको करेक्ट कर लेना, ये आपका स्मॉल h1 स्मॉल s2 है, ठीक है। और जो जहाँ पर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है ना, या ओरिजिनल वाटर टेबल था, तो वहाँ से आपका इम्पेरमेबल तक जो हाइट रहता है वो आपका कैपिटल H हो गया, ठीक है। वो थिकनेस ऑफ एक्वीफर, थिकनेस ऑफ एक्वीफर, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन वेल में हो गया। अब ये जो है इसका जो डायमीटर है, ये आपका डाया ऑफ वेल बोल सकते हैं, डाया ऑफ वेल, ये आपका ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है, डाया ऑफ वेल हो गया। और ये जो है ये आपका वेल ड्रॉ डाउन हो गया, जो एस है आपका वेल ड्रॉ डाउन, क्योंकि वेल पे हम ड्रॉ डाउन चेक करें तो ये आपका वेल ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ तो नहीं छूटा है, ठीक है। तो अब जब हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे ना, ये होता है अनकन्फाइंड केस में, यहाँ पर दो इम्परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है ना, अनकन्फाइंड एक्वीफर है, अनकन्फाइंड है UN, ठीक है। ये देखते हैं पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर बाय ln R2 बाय R1, ये नेचुरल लॉग है, UN है ना, नेचुरल लॉग। तो UN क्यों फोकस करो, UN दो टर्म्स है, एक्स्ट्रा है ना, कन्फाइंड से एक्स्ट्रा UN ऐड करेंगे, दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड किए, तो यहाँ पर 2 में स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर क्योंकि UN पावरफुल है ना, यूनाइटेड नेशन बहुत पावरफुल है, तो हम यहाँ पर S2 माइनस H1 में स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, इसलिए इसमें स्क्वायर रहेगा उसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर किस में रहेगा, UN वाले में रहेंगे, UN वाले में। UN क्यों, UN पावरफुल है तो इसलिए हम स्क्वायर कर दिए, तो ये आपका अनकन्फाइंड में ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या बोलता है, अब ये H2S1 दो ऑब्जर्वेशन वेल का है, कभी कभी ना ये वेल डायमीटर है ना, उसको भी हम ऑब्जर्वेशन वेल कंसिडर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन वेल कंसिडर कर लेंगे। तो उस केस में जो हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, वो आपका डायमीटर ऑफ वेल बाय 2, क्योंकि हम जो हमेशा क्या सेंटर ऑफ वेल से सब चीज़ मेजर करें, सेंटर ऑफ वेल से इसका डिस्टेंस क्या रेडियस के इक्वल होगा ना, तो R जो होगा डायमीटर ऑफ वेल बाय 2, वहाँ पर ड्रॉ डाउन कितना होगा, S हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर आपका जो H हो जाएगा, जैसे ये H है, H एट वेल, तो HW में निकालूंगा तो क्या निकलेगा, टोटल H माइनस ड्रॉ डाउन एट वेल, टोटल H माइनस ड्रॉ डाउन एट वेल, तो ये आपका ऐसा हो गया। तो कभी कभी आपका क्वेश्चंस में आपका वेल को भी ऑब्जर्वेशन वेल, एक अलग से ऑब्जर्वेशन वेल दिया होगा और एक आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये भी आपका जो वेल है इसको ऑब्जर्वेशन वेल कंसिडर करो, या तो बोलेगा दो ऑब्जर्वेशन वेल दिया है इसके बेसिस में कुछ पैरामीटर्स निकालो या डिस्चार्ज निकालो, और डिस्चार्ज से क्या बोलेगा कि इसमें आपका ड्रॉ डाउन एट वेल निकालो, ठीक है, या आपका डायमीटर ऑफ वेल निकालो, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो उस केस में आपको रेडियस हो जाएगा DW/2 ये वेल के केस में, और आपका HW हो जाएगा टोटल H माइनस S, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हो गया आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर में। S1 S2 यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया, तो आप उससे समझ जाना, ये मैं अलग से PDF में अपलोड कर दूंगा, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, प्लस ये जो मैं पढ़ाया हूँ उससे भी आप लोग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, तो ये आपका ड्रॉ डाउन हो गया, ये वेल ड्रॉ डाउन यहाँ पर है, ठीक है। H थिकनेस ऑफ एक्वीफर हो गया, H1 इज इक्वल टू H माइनस एस, H1 ये आपका स्मॉल h है, ये H1 ये H2, ठीक है, H1 H2, तो H1 इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस S1,
H2 इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस S2, ये आपका कैपिटल H है, ठीक है। R आपका सेंटर ऑफ वेल से जहाँ पर कौन ऑफ डिप्रेशन मीट कर रहा है ओरिजिनल वाटर टेबल से, तो आपका उतना डिस्टेंस रेडियस ऑफ वेल हो गया, ठीक है। ये रेडियस ऑफ वेल हो गया, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, सॉरी नहीं, ये RW रेडियस ऑफ वेल है, ये कैपिटल R आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर बाय ln R2 बाय R1। स्क्वायर क्योंकि ये UN दो पावरफुल टर्म है, दो टर्म तो 2 हो गया, पावरफुल तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम अनकन्फाइंड एक्विफर में, सॉरी अब देखते हैं हम कन्फाइंड एक्विफर में। तो सपोज ये आपका दो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है आपका, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, तो आपका दो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको थोड़ा और देते हैं, दो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है। अब पानी का लेवल ऊपर तो है नहीं, पानी का लेवल तो यहीं आएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको रिपीट कराया था कि कन्फाइंड एक्विफर में कभी भी पानी का लेवल कम नहीं होता, ठीक है। ये प्रेशर रहता है, इसमें प्रेशर रहता है। तो इसमें जब एनर्जी लाइन देखेंगे, एनर्जी लाइन का बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो वो अभी कभी यहाँ पर है, सपोज अभी यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ ग्राउंड सरफेस है, एनर्जी लाइन क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये आपका प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। अब पानी खींचना स्टार्ट किए ना, तो ये तो यहाँ तो पानी लेवल कम नहीं होगा, इसमें क्या कम होगा, इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ध्यान रखना जो अनकन्फाइंड एक्विफर है उसमें आपका वाटर लेवल डिक्रीज होता है, इसमें आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हुआ। अब ये आपका थिकनेस ऑफ द एक्विफर B, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका टोटल H, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इनिशियल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो यहाँ पर कितना है ड्रॉ डाउन, यहाँ पर S इज इक्वल टू 0 है। अब अगेन दो ऑब्जर्वेशन वेल बनाए, पहला दूसरा, अगेन बाकी सब ये आपका S1 हुआ, ये आपका H1 हुआ, ये आपका S2 हुआ, ये आपका H2 हुआ, ठीक है। H1 आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो H1 इज इक्वल टू H माइनस S1 या H2 इज इक्वल टू H माइनस S2, ये ध्यान रखना। अब जब इसका, अब बाकी सब तो वही है, ये आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, रेडियस ऑफ वेल आपका स्मॉल RW हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पैरामीटर तो अननोन नहीं है ना। इसमें नया टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिविटी, ये क्या होता है, इज इक्वल टू KB, सॉरी K इंटू B। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंटू थिकनेस ऑफ एक्विफर, तो ये दोनों का मल्टीप्लस ट्रांसमिसिविटी होता है। तो इसमें जो Q निकालेंगे ये रहता है, उसमें क्या था पाई K, तो यहाँ पर उसमें UN था, तो 2 आपका स्क्वायर आ गया था, इसमें स्क्वायर नहीं है, H2 माइनस H1, ठीक है, ln R2 बाय R1। अब इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, लेकिन पावरफुल भी नहीं बना सकते, तो हम 2 को यहाँ लिख देंगे, तो हो गया 2 पाई के, कन्फाइंड में 2 इधर आ गया। लेकिन अब जब यूनिट देखेंगे उसमें स्क्वायर था, तो एक लेंथ एडिशनल मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें एक लेंथ मल्टीप्लाई कम हो रहा है, लेकिन क्यू का तो सेम यूनिट होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b एक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आपका यूनिट भी सेम हो गया, ठीक है। तो इसी को और लिख सकते हैं 2 पाई t H2 माइनस H1 बाय R2 बाय ln R2 बाई R1। इसको और क्या लिख सकते हैं, H2 इज इक्वल टू क्या, H माइनस S2, H1 इज इक्वल टू क्या, H माइनस S1। जब दोनों को यहाँ पुट करोगे ना, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई t S1 माइनस S2 बाय ln R2 बाय R1, ठीक है। तो आप ये दो फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका अनकन्फाइंड एक्विफर UN दो पावरफुल टर्म, तो Q इज इक्वल टू पाई के, पहले तो ये पाई टू H2 माइनस H1 बाय ln R2 बाई R1, ये दो बार लिख लेता हूँ,
ठीक है, ये 2 बार मैंने लिख लेता हूँ, H2 माइनस H1 बाय ln R2 माइनस R1। तो ये दोनों सेम है, ये अनकन्फाइंड, ये आपका कन्फाइंड। ठीक है, UN दो टर्म, दो पावरफुल, यूनाइटेड नेशन पावरफुल टर्म, तो इसमें स्क्वायर किए, लेकिन 2 इसमें लगाए तो इसमें भी कहीं लगाना है, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल नहीं करना है ना, UN पावरफुल है, तो यहाँ पर इनटू कर दिए 2। ठीक है, अब ये हो गया 2 का तो बैलेंस हो गया। अब इसमें देखोगे यहाँ पर H2 का स्क्वायर मतलब एक लेंथ एडिशनल है, तो इससे यूनिट आएगा, इससे यूनिट अलग यूनिट आएगा। इसमें लेकिन एक लेंथ कम है तो इससे यूनिट अलग आ जाएगा, लेकिन हमें तो यूनिट सेम रखना है ना, दोनों तो क्यू ही है। हाँ, दोनों एक ही घर के ना, एक ही टर्म है ना, यूनिट तो सेम रखना है, तो इसमें हम बी एडिशनल इंटू कर दिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, के बी को टी लिख सकते हैं, टी। ठीक है, H2 माइनस एस वन को S1 माइनस S2 लिख सकते हैं। इसको तो और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई टी S1 माइनस S2 ln R2 बाय R1। सॉरी, यहाँ पर मैंने बाय नहीं लिखा है, ये हो गया। ठीक है, वही है। और इसको ये भी लिख सकते हैं 2 पाई टी आपका H2 माइनस H1 ln R2 बाय R1। तो आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आपको ये लिखना है कि ये लिखना है। ठीक है, देखते हैं आप। तो यील्ड फ्रॉम अ वेल लेड इन कन्फाइंड एक्विफर, बी थिकनेस ऑफ एक्विफर हो गया, ये टोटल हाइट हो गया, H1 ये आपका पूरा हो गया, H2 आपका ये पूरा हो गया। ये अब ये स्मॉल में दिख नहीं रहा है तो ये थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। तो ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया। तो Q इज इक्वल टू 2 पाई के बी S1 माइनस S2 ln R2 बाई R1। Q इज इक्वल टू 2 पाई टी S1 माइनस S2 ln R2 बाई R1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जैसा लिखना चाहो। T इज इक्वल टू के बी। अब T का यूनिट क्या होगा, K का रहता है आपका L T माइनस वन, B क्या क्या होता है, L मल्टीप्लाई हो जाता है तो L स्क्वायर T माइनस वन हो गया। ठीक है, अब है आपका टेस्ट्स ऑन वेल। क्या क्या टेस्ट होते हैं वेल पे, तो 2 टेस्ट टाइप के टेस्ट होंगे, पंपिंग टेस्ट, रिकोपरेशन टेस्ट। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पंपिंग टेस्ट किस लिए होता है, टू नो के ऑफ साइज, पर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए पंपिंग टेस्ट होता है। रिकोपरेशन टेस्ट क्या होता है, टू फाइंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सी को क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी ए एच। एक्चुअली रिक्यूपरेशन क्या होता है, सपोज आपका कोई एक्विफर है, यहाँ पर आपका पानी है, अनकन्फाइंड एक्विफर है, तो पानी आपका पंप किए तो पहला इनिशियल ये लेवल था। अब पानी इधर चले जाएगा ना, लेकिन पानी नीचे चले गया तो आपको कुछ ना कुछ वो उसमें रिचार्ज होते रहेगा, तो वापस ऊपर आएगा, वापस वो भरेगा। तो कितना जल्दी भरता है ना, वो हम रिक्यूपरेशन टेस्ट या आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी से पता चलता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी एच। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।